अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसान। आज हमारा वीकली प्रोग्राम एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ जो होता है स्पॉटलाइट ऑन इंडिया। आज उसमें हमने 2 इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि जो अभी इसी हफ्ते आपने सुना कि सीज़ फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐलान हुआ। जो दोनों जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी की और उससे लग रहा है कि एक थॉइंग ऑफ रिलेशनशिप जो है वो नज़र आनी शुरू हुई है। तो अभी हुई तो नहीं है, लेकिन इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, और लेकिन एक वेलकम बिगिनिंग है। तो इसका देखेंगे कि इसमें क्या-क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे, ये ज़रा हम चेक करेंगे। दूसरा जो इश्यू है वो है, आपको पता है कि हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कि जो डिसएंगेजमेंट हुई है इंडिया और चाइना के दरमियान पैंगोंग त्सो के इलाके में, उसका क्या बनेगा और उसके आगे अब क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आज आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कनाडा में तो 28 फरवरी है और इंडिया में 1 मार्च हो चुका हुआ है। लेकिन आज 19वीं एनिवर्सरी भी है गुजरात पोग्राम की। आपको याद है कि 2002 में ये बहुत ही सैड इंसिडेंट हुए थे और बहुत सारे लोगों की जानें गई थीं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, बहुत सारी औरतों की आबरूरेज़ी हुई और इस तरह के जो मामलात हैं वो चलते रहे। आज भी लोग जिस्मानी तौर पर तो शायद ज़ख्मी जो थे वो ठीक हो चुके हों, लेकिन दिल उनके आज भी ज़ख्मी हैं क्योंकि अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। और दूसरी साथ-साथ एक और आज खबर भी है कि आज डेडलीस्ट डे था म्यांमार में और 18 लोग जो हैं, वो आपको पता है कि वहाँ पे जो राइट्स हो रहे हैं, उनमें मारे गए हैं। इन सब के ऊपर बात करने के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब साथ। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मॉर्निंग हजूर, नाज़रीन को भी आदाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। मैंने वैसे तो खैर वो इब्तिदाई के तौर पे बात की है, लेकिन अगर आप उस पे कोई कमेंट करना चाहें तो ठीक है, वरना फिर हम इंडिया पाकिस्तान उसके ऊपर चलते हैं जी, जो हमारा थॉइंग ऑफ रिलेशनशिप हो रहा है और सीज़ फायर हुआ है। नहीं, आपके इब्तिदाई जो भी रिमार्क्स हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस पे कि और जो अभी इन सारे जो आपके इश्यूज रेज़ किए हैं, अपने नैरेटिव में लाएँगे जब आपके साथ बातचीत करेंगे। जी। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा-सा मुझे ये बताएँ कि आप ए माशा साहब काफ़ी अरसे से बैकडोर डिप्लोमेसी में आप बड़ा आपका नाम है माशाल्लाह और आप इस पे काम करते रहे हैं। मुझे आप ये बताएँ कि ये बैकडोर डिप्लोमेसी का ही ये रीज़न है कि ये जो आज हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर का ऐलान हुआ है, क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लू लगता है, क्योंकि पहले कोई इस तरह का कोई माहौल नहीं बना हुआ था। अचानक ही हम देख रहे हैं कि ये अनाउंसमेंट हुई है और कोई उससे पहले कोई एक किस्म की कोल्ड वॉर ही चल रही थी। लेकिन अचानक ये स्टेटमेंट कैसे आ गई? ये पहले तो बात ये है कि ये इसकी ज़रूरत बहुत थी। एक तो पहले जो 26 नवंबर 2003 में नाज़रीन भूल गए, ये पाकिस्तान ने उस वक़्त 17 साल की बात है। उस वक़्त यूनिलैटरली एक तरफ़ा एक बयान दिया था कि हम सीज़ फायर करें और हिंदुस्तान ने उस वक़्त उस पे सहमति दिखाई। मगर ये माहौल था जब वाजपेयी थे, जब उसके बाद मनमोहन सिंह आए, आपकी साइड पे मुशर्रफ साहब थे, वो बहुत दूर की सोच करते थे। मगर अच्छा हुआ कि हम 17 साल में इतने तशद्दुद में रहे हैं, इतने हादसे हुए हैं, हमारे दुतरफ़ी रिश्ते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे। तो हाल ही में तो पिछले 5 साल से मैं देखता हूँ खिज़ा है, एक विंटर इन द रिलेशनशिप। अब मैं पौधों की तरह देखूँ, तो बाहर के कुछ इशारे नज़र आ रहे हैं, इशारे ही। इस पे मैं नाज़रीन को कॉशन करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते बड़े एक्सीडेंट प्रोन रहते हैं। अगर आप एक वक़्त बिल्कुल मतलब नॉर्मल-सी की बात करने वाले रखते हैं, तो थोड़ी देर में फिर से उसी हालत पे पहुँच जाते हैं। मगर कदम अच्छा है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक डेवलपमेंट है, पॉज़िटिव डेवलपमेंट है। अब आगे देखना कैसे करेंगे। जो आपका सवाल था बहुत दिलचस्प सवाल था। ये अचानक ही से कैसे? मुझे नहीं लगता ये अचानक ही से। अगर आप हाल ही के आप तो इतने वरिष्ठ, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप अक्टूबर में जाइए, मोहित यूसुफ, करण थापर के टीवी इंटरव्यू में क्या कहते हैं? अक्टूबर की बात है। अभी बाइडेन आए नहीं सरकार, उनकी सरकार आई नहीं। तो मतलब शुरुआत अक्टूबर में की गई, जबकि एक साइड से तो हिंदुस्तान चीन के साथ फँसा हुआ था, मशरिकी लद्दाख में।
दूसरी तरफ सीज फायर वायलेशन बढ़ती जा रही थी हमारे सरहद आर पार। 5,000 से भी ज्यादा इंसिडेंट हुए हैं, जो कि मतलब 10 साल का रिकॉर्ड था। तो मुझे लगता है कि दोनों साइड ने एक तरीके से, हिंदुस्तान ने भी दिखाया है कि वो वो अमन के रास्ते पे चलना चाहते हैं, और एक टू फ्रंट जो जंग की सूरत हाल है, उसको हम टू फ्रंट अमन का रास्ता हम अपनाना ठीक। चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में दोनों साल ने काफी मैच्योरिटी देखी है। आप सुनिए कि अक्टूबर के बाद अगर आप 3 फरवरी में असगर खान एकेडमी में कमर बाजवा साहब तकरीर करते हैं, तो क्या कहते हैं, कितने पॉजिटिव अल्फाज का इस्तेमाल होता है कि अगर हम देखेंगे, हम हाथ बढ़ाएंगे, अमन का हाथ बढ़ाएंगे सारी डायरेक्शन में, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड पीसफुल कोएग्जिस्ट। उसके बाद 5 को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है। कितनी या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई हैं कि मतलब almost एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच था उस साइड से। और आपको याद होगा 18 फरवरी को जब आपके फैजल सुल्तान साहब जो स्पेशल असिस्टेंट हैं इमरान साहब के सेहत के मामलों में, वो विजुअल, वो जो फेस टू फेस नहीं था, तो वो virtual, लिंक सिचुएशन थी, उसमें वो उस एक अलग तरीके का जोश, आपको याद होगा मैंने कहा भी या उस वक्त, ये बड़ा पॉजिटिव साइन मैं देख रहा हूँ, तो इसको सस्टेन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये वक्त है कि एक कश्मीर का मसला है, उसके बारे में भी कोई शक नहीं है, पीसफुली इसको रिजॉल्व करना चाहिए। ये इस पे कोई बिल्कुल दो राय नहीं है। और मोइद यूसुफ, मैं जानता हूँ वो पाकिस्तान में थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं, ये भी मैं जानता हूँ, मगर उनके जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, अगर हमें अमन चाहिए तो हमें आगे बढ़ना है, और उनके मैं देख रहा हूँ उनके अल्फाज क्या से, तो एक तरीके की दिमागी और तसव्वुरती का दिमागी तरीका अपनाना है, तसव्वुरती जो हमारे यहाँ भी चलता है आइडियोलॉजिकल, वो रास्ता ना निभाएं। और ये भी एक बात है, आप जानते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी अमेरिका ने, बाइडेन साहब ने, अगर आप 20 जनवरी से आज 1 मार्च है, अगर आप आपके यहाँ तो कनाडा में तो अभी तो इस वक्त भी 28 फरवरी है, मगर बात ये है कि कितने लोगों ने, अगर कोई ट्रैक करे, मैंने ट्रैक किया है, वक्त नहीं है आपको दोहराने के लिए, कितने व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन ने हमारी सरहद पार जो ये वायलेशन हो रही हैं, हम डायलॉग का रास्ता, मतलब एक तरीके की बातचीत का रास्ता नहीं अपना रहे हैं, उसको हमें दोहराया गया है इतनी बार, इशारे दिए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो आपने गुजरात की बात की, ये या मैं यहाँ जोड़ना चाहता ठीक। हूँ। सरकार, स्टेट डिपार्टमेंट ने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के लिए हिंदुस्तान को कहा है, हम उसकी जांच करेंगे। क्या कहना है, ये दो इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, और इशारा ये दिया गया है कि आपकी जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, दिखाइए कि आप उससे अपहोल्ड कर रहे हैं कि नहीं अपहोल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप आज 2002 में वापस चले जाएं, गुजरात की बात जिक्र की है आपने, वो एक मौका था कि हमारे वजीर आजम उस वक्त एक वजीर आला थे गुजरात के, या उसके टाइम पे कितने मासूम इनोसेंट लोगों की जाने गई हैं। तो उसमें कोई किसी तरह की एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन आज तक जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में माना जाता है कि कोई की गई नहीं, क्योंकि कुछ भी करा कर सकते हैं मुल्क जब उनमें ताकत हो, सत्ता में हो, सरकार में हो, तो वो या जैसे उसको आगे बढ़ाना है वो बढ़ाएंगे। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, अगर ईयू की बात करें, अमेरिका की तो बात की ही मैंने, यूएन सेक्रेटरी जनरल की बात करें, क्या सब के सब अल्फाज क्या इस्तेमाल करते हैं, बायलैटरल डायलॉग, दुतरफी बातचीत।
उसको वो रास्ते को अपनाइए। मैं समझता हूँ कि ये वक़्त भी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में टाइमिंग बड़ा ज़रूरी है। हम हमेशा ट्रैक 2 में ये बात कर रहे हैं कि अब आपके यहाँ इंतखाबात होंगे, तो उसकी नई सरकार आएगी, तो फिर हम उनके साथ बात करेंगे। पाकिस्तानी दोस्त यही कहते हैं कि अब आपके यहाँ इंतखाबात हो रहे हैं, नए प्रधानमंत्री, वज़ीर-ए-आलम आज़म आ जाएँगे, तो फिर उनके साथ। इस वक़्त कोई इंतखाबात नहीं हो रहे। पाकिस्तान की सर इमरान खान की सरकार अभी 2 साल से ज़्यादा है। या नरेंद्र मोदी कम से कम 3 साल से भी ज़्यादा रहेंगे। बाइडेन अभी आए हैं, और उनकी भी बहुत ही अहमियत रहती है हमारे रिश्तों में। तो मेरे ख्याल में अगर हम देखें कश्मीर, ऑल अक्रॉस द बोर्ड, वो अलगाववादी हों, मेनस्ट्रीम पार्टीज़ हों, जो भी, कितनी इसकी हिमायत की है, सपोर्ट किया है, वेलकम किया है। तो मुझे लगता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक कश्मीरी होने की हैसियत से, जितना दिल और दिमाग पे असर कश्मीरियों को पड़ता है अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हों, जैसे बिल्कुल इतने सालों 5 साल से, तो ये जैसे मैंने कहा है कि खिज़ा का एक 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 माहौल रहा है। कोई उम्मीद नहीं आती थी किसी को, मगर अब बिल्कुल। चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। अब बाहर का भी मौसम आने वाला है जम्मू तो कश्मीर में। अब ज़रा मुझे इमाम साहब ज़रा बताएँ कि बाहर अल्लाह करे कि आए और मुकम्मल तौर पर आए। अब इसके बाद आप क्या समझते हैं कि आपका चूँकि एक एक्सपीरियंस है इस पूरे मामले में, अब अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए? नहीं, पहला स्टेप तो, अगर आपको प्रूविंग पॉइंट है दोनों फौजों को, क्योंकि अगर आप देखेंगे, ट्रैक करेंगे इतने सालों से, ये लोकलाइज्ड एक सूरत-ए-हाल है। ये नहीं कि बाजवा साहब आर्टिलरी कमांडर को या जो इन्फेंट्री ब्रिगेड वाले को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कल 8 बजे आप गोलाबारी शुरू कर दें। बिल्कुल नहीं होता, ये लोकलाइज्ड होता है। पहले तो आप अपनी फौजें जो एलओसी पे हैं, या जिसे आप वर्किंग बाउंड्री कहते हैं, हिंदुस्तान में तो उसको बॉर्डर कहते हैं, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए कि ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, क्योंकि मैं इस सारे इलाके में हुआ इतनी बार, रणबीर सिंहपुरा से उरी तक, मैंने खुद आंखों से देखा है कि कितना असर पड़ता है जो आम नागरिक, आम सिटीजन है उस एरिया का। आपके यहाँ भी, मैं ये हिंदुस्तान की साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तानी साइड ठीक, पे भी। ठीक। तो अगर आप, ये पहला कदम। दूसरा कदम है कि जो अभी तक डिप्लोमेटिक मूव्स हुए हैं, उनको आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ाइए। मेरी राय है कि हाई कमीशंस इन इस्लामाबाद एंड हाई कमीशंस इन न्यू दिल्ली मस्ट कम बैक टू नॉर्मल स्ट्रेंथ। अब क्या ज़रूरत है आपको स्केलेटन स्टाफ लाने की? अगर आपने इरादा किया है कि इस रास्ते पे चलें, पहले तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगता है कि दोनों साइड आगे बढ़ने का एक इशारा दे रहे हैं। क्या नीयत साफ है? इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, दोनों साइड। तो ठीक। अगर आप पहले इम्प्लीमेंट करेंगे, दूसरा हाई कमीशंस को बुलाएँगे, तीसरा जब आप देखेंगे, आप देखिए, इंसेंटिवाइज़ कीजिए पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ से, कि क्योंकि माँग तो वहाँ से रही है कि डायलॉग करिए, और हिंदुस्तान ने अभी तक बिल्कुल उसमें कोई सहमति नहीं दिखाई है। अब सहमति दिखाई जा रही है इशारों से, तो उस रास्ते पे चल के वो बायलैटरल डायलॉग प्रोसेस होगा, जो हमें मंज़ूर था, या कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस, या अलग प्रोसेसेस हैं, अमल हैं, तो ये तो बातचीत की बात है। मगर कम से कम पहले हाई कमीशंस को रिस्टोर कीजिए। सार्क की समिट इस्लामाबाद में इस साल, मैं दुआ करता सुनिए, हूँ, एंड 2021 होनी चाहिए। उससे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे मेरे ख्याल में एक और समिट होने वाली है आज और दिसंबर के बीच में, जिसमें शी जिनपिंग ने भी एक सपोर्ट दिखाई है, जिसमें भारत चेयर या, करते हैं। या, तो वो समिट भी होगी। तो मतलब रास्ते इतने खुले हुए हैं कि सस्टेनेबल पीस प्रोसेस को डिलीवर करने के लिए, पीपल टू पीपल, जो आप कह रहे हैं क्या-क्या कर सकते हैं, इस पे कोई, ये तो हम अकड़े हुए हैं, अपने ही, वी आर स्टक इन आवर ओन
डिसोनेंसेस, हम सोच नहीं पा रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मैं नहीं कहता हूँ अपने आप नेशनल इंटरेस्ट से उन पे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। ना तो पाकिस्तान को करना चाहिए, ना तो हिंदुस्तान को करना चाहिए। अब देखिए कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जब तक आप 370 रिवोक किया था, जब तक वो कदम वापस नहीं लेंगे, तब तक डायलॉग नहीं होगा। और मुझे लगता है वहाँ पे थोड़े कंसेशंस पाकिस्तान की तरफ से आए हैं। हमारी तरफ से हम दोहराते रहे हैं इतने सालों से, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। तो अगर थोड़ा टेरर चलता है और टॉक्स बढ़ते हैं, जैसे हमने देखा है 2003 और 2007 का जो माहौल था, 2003 में तो सीज़ फायर एग्रीमेंट अनाउंस किया था पाकिस्तान ने। अगले 4-5 साल तो रिश्ते बहुत अच्छे हुए थे। जम्मू कश्मीर का मसला भी थोड़ा आगे बढ़ रहा था। तो अब अगर वही माहौल लाते हैं, जैसे वाजपेयी मुशर्रफ का था या मनमोहन सिंह मुशर्रफ का था, कि आप एक दूसरे की सेंसिटिविटीज की सेंसिटिविटीज को समझते हैं, कंसर्न्स को समझते हैं और एक रास्ते पे चलते हैं जो दोनों सपोर्ट करते हैं। और जम्मू कश्मीर के मसले को अब ये टेरिटोरियली किया जाए, मैं समझता हूँ वो टेरिटोरियली होगा नहीं, मगर रास्ता तो ढूंढिए, कोई ना रास्ता कोई तो रास्ता ढूंढिए, निकाल। चलिए। तो फिर एक न एक दिन, जैसे मुशर्रफ साहब ने खुद, उनके अल्फाज थे, मैं जानता हूँ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान में इतने लोकप्रिय नहीं है, इतने पॉपुलर नहीं है, मगर उस वक़्त जो उन्होंने कदम उठाए थे, एक आर्मी चीफ की हैसियत से, उसके बाद जब वो सदर बने थे, मेरे ख्याल में वो सेकंड ट्रैक में कम से कम 20-25 बार हम इस मामले में बातचीत की है हमने, और कुछ झिझकते थे हमारे पाकिस्तानी दोस्त। मगर आप ढूँढिए कौन-सा रास्ता प्रैक्टिकल है। सबसे सबसे अहम मुद्दा हिंदुस्तान के लिए, वो जयशंकर, मोदी, जो कोई भी हो, राजनाथ सिंह हो, सब के सब कहते हैं कि अगर सीज़ फायर वायलेशंस हुई हैं, खत्म हो गई हैं और हम उस उस लाइन ऑफ कंट्रोल में एक अमन देखते हैं, तो मुझे लगता है अमन ज्योग्राफिक तरीके से, ज्योग्राफियाई पहलू से देखें, जम्मू कश्मीर में होना चाहिए और उसका टेस्ट होगा, क्या हमारा समर जो है, अ, महीना, समर के 3-4 महीने हैं, क्या वो कश्मीरियों को एक तरीके की राहत दिलाते हैं? हाँ, वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट है, हमारे लिए टेस्ट है। क्योंकि जो कुछ भी पाकिस्तान वहाँ से करता है, जो कुछ भी कर रहा है, पाकिस्तानी जानते हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तरफ से काउंटर एक्शंस होती हैं और उसपे असर सबसे ज़्यादा बेगुनाह कश्मीरी जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहाना चाहते हैं, वो उनका वो मौका नहीं मिलता है। तो वो नहीं हम मिलता। अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि आगे अल्लाह करे कि दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को समझते हुए ये फैसला करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि रीजन में पीसफुल रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ सके। सेकंड जो इशू है वाशी साहब वो है डिसएंगेजमेंट, जिसका हमने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था। उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अब आप आगे क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? ये बड़ी इत्तेफ़ाक़ी भी बात है, क्या ये इत्तेफ़ाक़न है या कोई डिलिबरेट पॉलिसी है? हम इस वक़्त इसरार साहब देख रहे हैं कि जैसे मैंने पहले कहा था, टू फ्रंट जंग का एक माहौल पैदा हुआ था कुछ महीने पहले, अब वो टू फ्रंट अमन का रास्ता देख रहे हैं। तो ये मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदुस्तान चीन ही के रिश्तों की बात नहीं है, ये बात जनूबी एशिया और सार्क के लिए बहुत अहमियत रखती है। पहले है कि अ, हिंदुस्तान ने कोशिश की है कि डीकपल किया जाए, जो रिश्ते चीन के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। ये तो पहली बहुत अहम बात है। दूसरी के 9वाँ राउंड जो 21 जनवरी को हुआ था, 18 फ़रवरी और 10वां राउंड 20 फ़रवरी को, मतलब 48 आवर्स बोला था, जब वो खत्म होगा तो हम बातचीत करेंगे और 20 फ़रवरी में बातचीत हुई है। उस बातचीत में एक चीज़ जो मसला आ रहा है दोनों में, और ये इसके इसके बारे में पहले भी ज़िक्र किया है आपके सामने,
कि वो ये है कि चीन चाहता है कि आप जो बॉर्डर के डेवलपमेंट्स हैं, उसको डीकपल कीजिए ओवरऑल रिलेशनशिप जो हमारी। ये आपके नाज़रीन भी जानते हैं, मैंने इसके बारे में ज़िक्र किया था पहले। तो ये चलते आ रहे हैं। ये 20 फ़रवरी को मीटिंग फिर से दोहराई गई है। उसके बाद स्टेटमेंट भी वहाँ से उनके स्पोक्समैन हो या वांग यी जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी ये बात ये दोहराते आ रहे हैं। ये एक कोलिजन पॉइंट है रिश्तों, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की तरफ से रिश्ते आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप ये दोनों पहलुओं को एक कंपोजिट तरीके से ये नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं ये कोई सुरक्षा का या कौमी सलामती का कोई एक ऐसा पेचीदा मामला नहीं है जिसके आम आदमी और आप और हम ज़िक्र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब रिश्ते हों, तो रिश्ते कंपोजिट तरीके से देखे जाते हैं। ये नहीं है कि ट्रेड होता जा रहा है और दूसरी तरफ से आप गोलाबारी करते हैं और अंदर घुस आते हैं। ये होगा नहीं, ना ये मुमकिन होगा। अब की फॉरवर्ड मूवमेंट जो हमने देखी है, अलहैदगी की तो हुई है। पहले नाज़रीन को ये समझाने की बहुत ही ज़रूरत है कि अलहैदगी पहला कदम है। उसके बाद अलहैदगी के बाद आप जाते हैं डी-एस्केलेशन। जो आपके ट्रूप्स हैं अभी वही मौजूद हैं, वो वापस नहीं गए हैं। हाँ, दूरी में गए हैं, आईबॉल टू आईबॉल से थोड़ी दूरी पे वापस गए हैं, अभी मौजूद हैं। तो जब वो डी-एस्केलेशन होगा तो वो और थोड़े बाहर पीछे हटेंगे। उसके बाद जो होगा वो डी-इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स होगा, कि मतलब अगर बिहार से कोई बटालियंस आ गई हैं इस वक़्त मशरकी लद्दाख में मौजूद हैं, उनको वापस बिहार भेजा जाएगा। वैसे ही चीनियों का भी पीएलए के कुछ फ़ोर्स अगर किसी और इलाके में हैं, सिचुआन में है, यहाँ वापस चले जाएँगे। तो अ डी-एस्केलेशन की बात जो मनोज नरावने जो हिंदुस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी कहा है कि वी हैव टू बी वेरी वेरी एंड कॉशियस। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद होगा आप ही ने ये मुद्दा उठाया था एक पहली बातचीत आपसे जो हुई थी कि आप कैलाश रेंज से क्यों उतरे बिना कोई एश्योरेंस के कि आपको आगे क्या मिलेगा। तो उसपे उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, "दे कैन नॉट बी एन एडवांटेज इन परपेचुइटी।" तो मैं तो नहीं मुझे उस पे एतबार नहीं है, जो उन्होंने कहा है। तो कोई दबाव आया है कि देखिए आप उतरिए, प्रॉमिस किया गया है। अब इस वक़्त क्योंकि मैं आपके सामने अपने थॉट्स पेश कर रहा हूँ, तो क्या वो चीनियों ने अगर वर्बल एश्योरेंसेस दी हैं क्योंकि रिटन एग्रीमेंट में कुछ नहीं। रिटन एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि जब अलहैदगी होगी विद इन 48 आवर्स वी विल हैव अ मीटिंग। उसके बाद हम जो बाकी फ्रिक्शन पॉइंट्स जिसे इस्तेमाल किया जाता है वो लफ्ज़ उनकी बातचीत होगी। मेरे ख्याल में 10th राउंड में वो प्रपोज़ल दोनों साइड से गए हैं। अब वो पूरी तरह से पीक लेवल्स पे जाएँगे, शी जिनपिंग के बाद चीन में और यहाँ मोदी साहब के और उसके बाद फैसला होगा कि कैसा लगाएँगे। मगर ये कि क्लैरिफ़िकेशन एलएसी की करना इस वक़्त मुझे नहीं लगता वो होने वाला। ये तो होगा कि आपने ये जो नरावने साहब की बात की थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि 2 एंड हाफ फ्रंट वॉर लड़नी पड़ जाए उसको। तो 2 एंड हाफ फ्रंट का क्या मतलब था? अब ये इस पे 2 फ्रंट्स तो सारे जानते हैं। हाफ फ्रंट पे वो अलग-अलग राय जाती लाती जा रही हैं कि टेबल पे उनके 2 एंड हाफ जो वो कहते हैं वो हाफ वो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। वो कन्वेंशनल अप्रोच रहा है हमारी सरकार और जो एजेंसीज़ हैं कि 2 एंड हाफ मीन्स हमें दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ेगा अगर 2 फ्रंट दोनों एक्टिव हों। तो ये तो कोई नई बात नहीं है मगर जो जो यू नो अप्रैल 2020 का स्टेटस को आएगा कि नहीं आएगा इसमें कोई जवाब मेरे पास नहीं।
नहीं, दूसरा दूसरा के ये सारा आलम नहीं जानता है। मुझे उम्मीद है कि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शायद आपको मालूम होगा। ये सारा आलम इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा है कि चीनी घुसे क्यों? अगर घुसे फिर 10 महीनों के बाद वापस क्यों गए? और बड़ी गेम, ये तो हैरतअंगेज़ बात थी। मतलब हम बिलीव ही नहीं कर पाए कि कितनी जल्दी से वो भागे वापस। वो दबाव था। ये चाइनीज न्यू ईयर में आपने करेक्ट किया था मुझे लास्ट टाइम कि चाइनीज न्यू ईयर की वजह से। तो ये इसका जवाब नहीं, मगर आखिरी में दो एक होते हैं। वो ये है कि ये आपके नाजरीन इसमें बहुत ही दिलचस्पी दिखाएंगे कि ओवरऑल जो प्राइवेट एंड इक्विटी और वेंचर कैपिटल चीन से हिंदुस्तान में आया है, ये 19 के कंपैरिजन में उस वक्त 36.4 बिलियन यूएस डॉलर्स था। अब वो 40 पे पहुंच गया। मतलब इतना इतना टेंशन, जंग का माहौल और ट्रेड बढ़ता जा रहा है। और बहुत दिलचस्प बात है, जो इंडिया चाइना ट्रेड जो है वो 78 बिलियन डॉलर्स क्या है इस मौके इस वक्त। तो जो मतलब ये कहा जा गया है कि हिंदुस्तान ने अब चीन को बिल्कुल बैन कर दिया, 5G ट्रेड नहीं होगा, अल्टरनेटिव सोर्सेज होंगे। कोई बात ये तो सिर्फ जैसे अंग्रेजी में एक ही लफ्ज, उर्दू का लफ्ज नहीं है मेरे पास, आप शायद दे सकते हैं मुझे, रेटरिक है। क्योंकि नहीं। हमें चीन के साथ जो तिजारत है एकदम नहीं रोक सकते, क्योंकि अल्टरनेटिव सोर्सेज हमारे पास है नहीं। ठीक है। इंडिजनाइजेशन जो हम करते आ रहे हैं वो भी वक्त लेगा, एकदम नहीं हो सकता है। तो तीसरा जो सप्लाई चेन्स हैं, जो इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो सप्लाई चेन को आप कैसे रोकेंगे भाई कि हमने जी चीन को बंद कर दिया, वहां से सामान नहीं आएगा। तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर सामान कहाँ से लाएंगे? इसके लिए प्रिपरेटरी टाइम चाहिए, बातचीत करनी चाहिए नए सप्लायर्स की, क्या उनके पास वो सामान है। ठीक। आखिर में मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं कहूंगा, जो अगर चीन के साथ हमें इस बाउंड्री पे एक रेजोल्यूशन करना है, पाकिस्तान के सामने बारे में तो मैं तो कहता आ रहा हूँ पब्लिक डोमेन में 20 से 25 से पिछले सालों में, कुछ सालों में जो इंडिया पाकिस्तान ट्रैक 2 है वो अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अब तो इस वक्त तो वो फेस टू फेस नहीं है, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मगर चीन के साथ जो है उनकी आपने भी जिक्र किया था 1959 की जो 1959 क्लेम की लाइन। जो क्लेम है, लाइन। उनकी क्लेम लाइन 59 की और हमारी क्लेम लाइन जो है उसके बीच ऑफ गिव एंड टेक करना है। और एक कम से कम क्लैरिफाई करिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, फिर आप इसको डिलिमिटेशन करिए और डेलिनिएट करिए। एक डिलीनिएट तो भी। हुआ डिलिमिट करिए, और डेलिनिएट मतलब नक्शे पे लाइन डालनी पड़ेगी कि ये है जी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके बाद बॉर्डर बन सकती है। मगर ठीक। इसको भी मैं कैवियाट देना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी तरफ से कंसेशंस हिंदुस्तान की सरकार देने के लिए तैयार है। माइनर कंसेशन, मेजर कंसेशन नहीं होंगे। मगर तैयार है। चीन की कंसेशंस, वो उनकी तो आदत ही नहीं है कंसेशन। उनकी जो कल्चर है वो कल्चर है, चीनी सिर्फ दो लेवल्स जानते हैं। आप मेरे से नीचे हो तो आप मुझे ट्रिब्यूट कीजिए, आपसे मेरे से ऊपर हैं तो मैं आपको ट्रिब्यूट, इक्वल ठीक। लेवल पे वो किसी को हैंडल कर नहीं पा सकते। ये उनका तहरीकी एक आदत है चीनियों की। ठीक। तो मतलब हिंदुस्तान तो इक्वालिटी चाहता है, क्योंकि हाँ। अगर आपकी आबादी देखे, टेक्नोलॉजिकल लेवल हमसे आगे हैं, बहुत आगे हैं, उन पर कोई हाँ। शक ठीक। नहीं है। मुआशी तरीके से हमसे बहुत आगे हैं। मगर हम जानते हैं सिविलाइजेशनल स्टेज दोनों हैं, हमें अपनी सिविलाइजेशन पर फक्र है। और उस ठीक है। सिविलाइजेशन में एक तरीके का हम कोई कंसेशन, मेजर कंसेशन नहीं देंगे। तो मुझे ठीक। लगता है कि दोनों मुद्दों पे इस वक्त खुशखबरी का माहौल है। आपकी और हमारे किरदार है कि हम उस खुशखबरी में शामिल हों और और उसको आगे बढ़ना चाहिए। केयरफुली देखें कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक। आपके लिए तो पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करनी है
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, पब्लिक का सपोर्ट हो। और इस वक़्त बड़ी दिलचस्प कोइंसिडेंस है कि आर्मी चीफ आपके वज़ीर-ए-आज़म, आपकी जो नेशनल कम्युनिटी है, जैसे सिविल सोसाइटी है, वो और सबसे ज़्यादा बैनुल-अक़वामी समाज जो है, वो भी यही वो लोगों को आगे बढ़ाने में पूरी दिलचस्पी से हाथ बढ़ाएँगे दोनों मुल्कों का। मुझे लगता है कि उस रास्ते पे जाने की बहुत ही ज़रूरत है। अल्लाह करे कि ऐसा हो सके और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इरमाशिद साहब। आपके इसी ऑप्टिमिस्टिक नोट के ऊपर आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी और नेक्स्ट वीक आपसे इंशाल्लाह मुख्तलिफ दूसरे इश्यूज़ के ऊपर गपशप लगाएँगे जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया इस रास्ते